सोचिए, आपने कोर्ट में एक केस फाइल किया, सालों तक वो केस चला भी, पैसे भी खर्च हुए, समय भी खर्च हुआ और अंतिम में कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन में ये फैसला दिया कि साहब ये सूट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इस कोर्ट को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन प्राप्त नहीं है और कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल ये होता है, ये हुआ क्यों भाई? किन केसेस में कोर्ट के अंदर केसेस रिजेक्ट होते हैं, किन केसेस के अंदर कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जुरिस्डिक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सालों तक केस चलता है, समय और पैसा तो चलिए खर्च होना समझ में आता है, बट समय और पैसे के साथ आप स्वयं भी खर्च होते हैं और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ये जानें कि अगर आप एक वकील हैं, अगर आप एक पक्षकार हैं, लिटिगेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से केसेस किस कोर्ट में चलते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट मैटर का मतलब सो एंड सो सब्जेक्ट मैटर का केस चलता भी है या नहीं। तो सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए। यह भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कहीं इस केस के ऊपर, जो केस मैं कोर्ट में फाइल करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर कोई बार तो नहीं है, कोई एक्सप्रेस बार, कोई इम्प्लाइड बार तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि सीपीसी के ही प्रोविजंस मुझे कहीं ना कहीं बार करते हों और पता चला 3 साल 4 साल बाद कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया और अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ लिटिगेंट का, मेरा नुकसान हुआ। और मैं तो आया था जस्टिस के लिए, मेरी समस्या तो वहीं की वहीं बनी रही। और इसलिए सेक्शन 9 जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंटली छोड़ दिया था और वो था एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार का पार्ट। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार। चलिए अब हम लोग सेक्शन 9 जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसके सबसे अंतिम हिस्से पे बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से लॉ हैं, ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि एक्सप्रेस बार लगाते हैं सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल में। सिविल प्रोसीजर कोर्ट की सीरीज़ चल रही है और ये 7वां लेक्चर है इसका। उम्मीद करता हूं आप सीरीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस को बनाने में। मैं वीडियोस जो बना रहा हूं वो स्लाइड बेसिस पे नहीं बना रहा हूं। मैं आपको वैसा ही पढ़ाना चाहता हूं जैसे क्लासरूम में एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। मुझे सिर्फ पीपीटीज बनाकर एक की पॉइंट, 2 की पॉइंट बताकर आगे बढ़ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका समय कीमती है। आप अपना समय दे रहे हैं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, वैसे ही मैं आपको समय दे रहा हूं इस वीडियो को बनाने के लिए, और दोनों का ही समय बहुत कीमती है। इसलिए हम लोग बात करते हैं उन मुद्दों के बारे में जो कि एक्चुअली होने चाहिए। स्लाइड प्रेजेंटेशन से जुडिशरी का सिलेक्शन नहीं निकाला जाएगा। आप कितने एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए यूट्यूब पर देख के, कितने ही आप स्लाइड शो देख लीजिए यूट्यूब पर, कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा सिलेक्शन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हिट करके, रूट पर हिट करके, जैसा हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सेक्शन 9 क्या बोल रहा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द कोर्ट्स शैल subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन किसके ऊपर है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार के ऊपर। देखिए, अभी हम लोग सेक्शन 9 चल रहे हैं। सेक्शन 9 के बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे जुरिस्डिक्शन के ऊपर। जुरिस्डिक्शन समझते हुए हम लोग ट्रांसफ़र के ऊपर मूव ऑन करेंगे।
ट्रांसफ़र ऑफ केसेस सेक्शन 24, 21, 22, 23, 24, 25 ये सेक्शंस पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे शिफ्ट होंगे हम लोग ऑर्डर 7, रूल 10, 7, 11 के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग रेस जुडिकेटर, रेस सब जुडिस पे बात करेंगे। तो कोर प्रिंसिपल्स चलते रहेंगे हमारे इस तरीके से। बीच बीच में जो दूसरे हमारे सेक्शंस हैं वो भी कवर करेंगे। चलिए अब देखिए एक्सप्रेस बार क्या होता है। बहुत बार क्या होता है कि ये तो आपको समझ में आ गया कि विद इन दी बार ऑफ सीपीसी क्या होता है, वो हमने स्पष्ट क्लियर कर लिया। क्या होता है, कभी कभी स्टैचू बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक लॉ जो है वो बनाया जाता है और उस लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक क्लॉज डाल दिया जाता है। एक स्पेसिफिक क्लॉज डाला जाता है कि jurisdiction of the civil courts are barred। ये एक्सप्रेस प्रोविजन रहता है, एक्सप्रेस प्रोविजन रहता है, स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप एक्ट के अंदर देखेंगे तो स्टैचू मेड हुआ। स्टैचू इसलिए हुआ कि इस स्टैचू से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, इस स्टैचू से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो एक स्पेसिफिक कोर्ट में जाएंगे। ये कोर्ट सिविल कोर्ट नहीं होगा, सिविल कोर्ट जो है वो नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि एक स्टैचू के अंदर जो केसेस हो रहे हों, मतलब मान लीजिए कि ये एक स्टैचू है, ये एक लॉ है और इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के कोर्ट्स में जा रहे हैं या फिर किसी ट्रिब्यूनल के अंदर जा रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग इनटू सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविज़न है। मतलब स्पष्ट सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है कि जो इस स्टैचू के जितने भी केसेस होंगे, जितनी भी लिटिगेशन होंगी, वो सिविल कोर्ट में ना जाते हुए किसी ट्रिब्यूनल में जाएगी। तो ये होता है एक्सप्रेस बार। सिर्फ यही एक्सप्रेस बार नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट ले लीजिए, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ले लीजिए और उसमें क्लियरली लिखा है कि वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ ओवर द सूट अपील और एप्लीकेशन कैन नॉट बी फाइल्ड। मतलब सूट अपील और एप्लीकेशन जो है वो आप फाइल नहीं कर सकते, फाइल नहीं होगी। तो ये सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बोलता है। तो लिमिटेशन एक्ट ने क्या किया, जो सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उस पे बार इम्पोज कर दिया। मतलब अब आपके पास कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्लेम एनी रिलीफ इन सिविल कोर्ट्स। सीसी मतलब सिविल कोर्ट में आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज लिमिटेशन एक्ट ने उसका एक्सप्रेस बार कर दिया। तो नटशेल में अगर हम कहें कि अगर कोई स्टैचू है, मान लीजिए ये कोई स्टैचू है, इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक कोर्ट डेवलप्ड है, ये सिविल कोर्ट नहीं है, ये एक्सप्रेस प्रोविज़न उसमें लिखा होगा, एक्सप्रेस प्रोविज़न जो है वो लिखा होगा और वही एक्सप्रेस प्रोविज़न जो है एक्सप्रेस बार लगाता है किसके, सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन पर। तो बहुत सारे स्पेसिफिक स्टैचूज़ होंगे जो स्पेसिफिक स्टैचू। अच्छा, एक आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि साहब ऐसा क्यों किया गया, सिविल कोर्ट को ही जुरिसडिक्शन दिया जाता। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, हम लोग अभी सब्जेक्ट मैटर एक प्रकार के जुरिसडिक्शन को देख रहे हैं। आपको सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, पूरा सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन दुनिया भर के सिविल कोर्ट को थोड़ी दे दोगे। अगर सिविल कोर्ट ही सब कुछ देखेगा तो होगा क्या, पॉपुलेशन ऑफ केसेस हो जाएंगे। एक केस है, अब एक कोर्ट है, एक कोर्ट के अंदर पता चला 10,000 केसेस सिविल केसेस ही हो गए। अब 10,000 सिविल केसेस को आप कैसे देख पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप में से किसी ने भी लेबर लॉज के बारे में जानकारी कभी ली हो, मतलब लेबर कोर्ट्स के बारे में आपने पढ़ा हो या लेबर लॉ में आपकी प्रैक्टिस हो, तो एक एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट क्या करता है कि जितने भी लेबर्स होते हैं ना, अगर उनका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई घटना हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो कहाँ पर जाते हैं, लेबर कोर्ट्स में जाते हैं, लेबर कोर्ट्स में जाते हैं, वो सिविल कोर्ट में नहीं जाते।
सिविल कोर्ट में कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट में ही स्पेसिफिक सेक्शन लिखा हुआ है, मुझे सेक्शन याद नहीं है, स्पेसिफिक सेक्शन है कि सिविल कोर्ट विल नॉट बी हैविंग द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन दीज केसेस। तो ये एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट क्या करता है? ये एक्सप्रेस बार लगाता है, एक्सप्रेस बार लगाता है सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन पर। तो ऐसे ही स्टैचूज़ बने रहते हैं और स्पेसिफिक स्टैचू से जो है वो केसेस अलग अलग जगह पर जाता है। एक पैराग्राफ जल्दी से डिक्टेट करता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। देयर मे बी सम स्टैचूज़ विच pertains टू सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि यहाँ पर हम जो डील कर रहे हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर डील कर रहे हैं, ठीक है। देयर मे बी सम स्टैचूज विच pertains टू सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड अंडर दैट स्टैचू स्पेशल ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल और कोर्ट, स्पेशल कोर्ट इज क्रिएटेड एंड देयर इज स्पेसिफिक डिक्लेरेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक, प्लीज़ बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है तो मुझे क्या है हैंड राइटिंग में बहुत अच्छी नहीं कर पाऊँगा। स्पेसिफिक डिक्लेरेशन that all the disputes of the subject matter will be decided by that special court or tribunal. All disputes will be decided by that special tribunal or special courts. The clause which makes such a declaration, जो clause है, जो provision है, the clause which makes declaration is known as exclusive jurisdiction. Exclusive jurisdiction या इसको हम बोलते हैं finality clause. That clause is known as finality clause, and in such cases jurisdiction of the other courts will be excluded. That is called an express bar or the jurisdiction of the civil courts. अब जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर हैं, ये भी बार लगाते हैं। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल देखती है। रेंट कंट्रोल से मैटर है दिल्ली के अंदर, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ रेंट कंट्रोलर बैठते हैं। सिविल जज साहब को शायद रेंट कंट्रोलर बना देते हैं, बट वो जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक कोर्ट रहता है। नॉर्मल सिविल कोर्ट सुनवाई नहीं करता। एक सिविल जज जूनियर या सीनियर डिवीजन को वो रेंट कंट्रोलर बना देते हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे स्पष्ट नहीं मालूम है, मैं आपको कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे मतलब अगर रॉन्ग हूँ तो करेक्ट मी ऑन दैट। तो रेंट कंट्रोलर जो है वो जो मतलब वो जो है स्पष्ट मतलब रेंट कंट्रोल के मैटर्स को वो डील करते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बहुत बार क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जैसे दिल्ली के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की केसेस, ये सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो केसेस हैं एनआई एक्ट के केसेस, ये एक स्पेशल कोर्ट उनके लिए अलॉट किया जाता है कि वो जो आपके जेएमएफसी हैं, मतलब ये हैज़ मतलब एक क्वाज़ी सिविल नेचर का है, क्वाज़ी क्रिमिनल क्वाज़ी सिविल नेचर का। तो जो जेएमएफसी हैं वो सिर्फ एनआई एक्ट के देखेंगे, मतलब एक एनआई एक्ट का स्पेशल बोर्ड बनता है। इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं ये स्पेसिफिक कोर्ट के अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। तो ये एक्सप्रेस बार लगाता है, ठीक है, ये एक्सप्रेस बार है। और सेक्शन के अंदर मेंशन रहता है, मतलब स्टैचू के अंदर आप जब लॉ देखेंगे ना, लॉ देखेंगे तो आपको कोई ना कोई सेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। सेक्शन बोलेगा कि सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, no civil court can try the litigation, or no civil court can try the cases which are originated from these particular statutes, मतलब specific statutes, ठीक है। एक कुछ केस लॉज में आपको लिखवाना चाहूँगा। वक्फ एक्ट के ऊपर आप लिख सकते हैं कि क्या सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है वक्फ की प्रॉपर्टी को डील करने के लिए। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़, उसको डील करने के लिए क्या कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। तो एक केस है राजस्थान वक्फ बोर्ड वर्सेस देवकी नंदन पाठक एंड अदर्स, AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 2155 की
Civil court has no jurisdiction to decide the questions if the property is related with the वक्फ property or not. उसी तरीके से लैंड एक्विजिशन केसेस का भी है. लैंड एक्विजिशन केस का 2013 का नया केस आ गया है. मेरे पास एक 2012 का सुप्रीम कोर्ट है, वो भी आप लिख लीजिए. गिरीश व्यास एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 2043. तो इस केस में ये जो है लैंड एक्विजिशन का मैटर है, ये वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है. मैं आपको एक अपना पर्सनल एनेक्डोट भी बताना चाहूँगा. व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग इन अ कोर्ट, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, वी हैड कंटेस्टेड द केसेस फॉर अराउंड 3 to 4 years. ठीक है, 3 to 4 years we had contested the cases, and then the defendant filed an application of Order 7 Rule 11 CPC that the case is barred by the jurisdiction of the civil court is barred. एक्सप्रेस बार है क्योंकि लैंड एक्विजिशन का मैटर है, सिविल कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा. एंड द कोर्ट हैड राइटली हेल्ड दैट यस द मैटर इज रिलेटेड विद द लैंड एक्विजिशन एक्ट. उसको फाइल किया गया था डिक्लेरेशन के फॉर्म में, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के फॉर्म में किया गया था, बट एक्चुअली द मैटर वॉज रिलेटेड विद द लैंड एक्विजिशन एक्ट. तो उस केस में जो मैटर है वो ADJ साहब जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उनके पास चलना चाहिए. तो ये एक एग्जाम्पल है एक्सप्रेस बार का. ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं इम्प्लाइड बार के ऊपर. ओके, इम्प्लाइड बार. देखिए इम्प्लाइड बार क्या होता है. इम्प्लाइड बार ये होता है कि बहुत बार क्या है कि स्पेशल स्टैचू भी बन गया, पहली चीज़. दूसरी चीज़ स्पेशल कोर्ट्स भी बन गए, बट उस स्टैचू के अंदर, मतलब उस एक्ट के अंदर जो है स्पष्ट प्रावधान नहीं है, मतलब स्पष्ट क्लियरिटी नहीं है कि उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो कहाँ पे चलेंगे. ठीक है, स्पेशल कोर्ट बन गया, स्पेशल स्टैचू बन गया, बट ये क्लियरिटी नहीं है मतलब कि वो कोई एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज नहीं है. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज जो है वो नहीं है. तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, मतलब एक स्पेशल स्टैचू भी है और स्पेशल कोर्ट्स भी बने हुए हैं, वो उनकी सुनवाई कर रहे हैं, बट आपके ऊपर जो है ऐसा कोई, मतलब ये आप समझें कि कोई स्पष्ट बार नहीं है. तो वहाँ पर एक डाइकोटॉमी क्रिएट होती है कि भाई सिविल कोर्ट के पास सही में जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं, या कभी कभी ये लगता है कि कहीं कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन तो नहीं है. मतलब जो नॉर्मल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, वो भी उसकी सुनवाई कर सकता है और साथ में सिविल कोर्ट भी उसकी सुनवाई कर सकता है. बट अब देखिए कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन तो दे नहीं सकते, और आप ये जानते हैं कि डाइकोटॉमी होती नहीं है लॉ के अंदर, क्लियरिटी होती है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टैचू पढ़ना पड़ेगा, इंटायर स्टैचू पढ़ना पड़ेगा, और इंटायर स्टैचू पढ़कर एक इन्फरेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो स्पेशल कोर्ट को है या सिविल कोर्ट को है. मतलब इम्प्लाइड वे में वो क्या स्टैचू कहना चाह रहा है. आपको अपील के केसेस भी देखने पड़ेंगे कि साहब वो जो अपील है वो कहाँ जाती है, ये भी देखना पड़ेगा. तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और उस एक्ट से अगर इन्फरेंस आ रहा है कि कोर्ट को जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया है या नहीं दिया, हो सकता है कि स्पेशल कोर्ट को जो है वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दिया हो, या ये भी हो सकता है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो. तो डिपेंड करता है, ये आपको पूरी रीडिंग करने के बाद जो है वो पता चलेगा. जब तक आप पूरी रीडिंग नहीं करेंगे आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है. तो आपको इम्प्लाइड इन्फरेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी. इम्प्लाइड इन्फरेंस उस स्टैचू को पढ़ के, और वैसे ही कुछ उससे पढ़ के आपको समझ में आएगा कि इम्प्लाइड बार है या नहीं है. तो इम्प्लाइड बार इस तरीके से होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा ही इम्प्लाइड बार है. एक पैराग्राफ चाहें तो आप लिख लें, मैं डिक्टेशन दे देता हूँ. देयर मे बी दी केसेस, मैं थोड़ा डिक्टेशन फास्ट दूंगा, आप चाहें तो 0.5 कर दें क्योंकि समय का अभाव है, आप अपने हिसाब से स्पीच को सेट कर सकते हैं. देयर मे बी केसेस वेयर even though statute creates a special court
it does not in as many words expressly declare exclusive jurisdiction. Rather, the issue has been left open, and therefore the question may arise as to whether that court or ordinary civil court have the concurrent jurisdiction on the matter, and for that purpose there has to be the examination of entire statute, the term of reference of court, the stated jurisdictional principle of court, the purposes of that statute, the provisions of appeal, etc., and accordingly it will be inferred that the court had been given exclusive jurisdiction or not. If yes, then it will be the case of implied bar upon court, right? So that is the implied bar. अब इम्प्लाइड बार, एक्सप्रेस बार के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट है जो शायद हर लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए. दैट इज़ दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1968 सुप्रीम कोर्ट. 5 जजेस बेंच है और जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल जस्टिस हिदायतुल्ला, चीफ जस्टिस एस ही देन वॉस. ठीक है. अब मैं आपको बताऊं, जो दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP का जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है. इनको बहुत बार इस जजमेंट को कोट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, है ना. अच्छा, इसको आप अगर थोड़ा सा, मैंने हालांकि आप लोगों के लिए केस लॉ, लेटेस्ट केस लॉ निकाला था 2019 का, बट वो मुझसे मिसप्लेस हो गया. आप अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो लाइव लॉ पर जाकर सेक्शन 9 CPC सर्च करिएगा, आपको वो केस मिल जाएगा. और उस केस के अंदर दूलाबाई को रेफ़र किया गया है. और दूलाबाई पूरा पढ़ने के बजाय आप चाहें तो उसका रेशो पढ़ लें जो लाइव लॉ के अंदर केस है सेक्शन 9 पर. उससे आपको पूरी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं. हालांकि मैं आपको वो भी टर्म्स बता रहा हूँ. लिखिए, इट वॉज हेल्ड इन दैट केस that in following 4 situations the civil courts will have jurisdiction despite the express bar upon the jurisdiction of other civil courts. Despite the express bar upon jurisdiction of other civil court, unquote. मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि भले ही एक्सप्रेस बार क्यों ना हो, उसके बावजूद सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा. उसके बावजूद भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा 4 कंडीशन में. और यही 4 कंडीशन 2019 के केस में वापस रिट्रायरेट की गई है. पहली कंडीशन लिखिए, वेयर स्टैचू इटसेल्फ इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मतलब जो स्टैचू एक्सप्रेस बार लगा रहा है वो स्टैचू ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो भले ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचू सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे बार लगा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डिस्पाइट दैट फैक्ट सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा. ठीक है. ये वो 4 कंडीशन हैं जिनके होने के बावजूद भी, मतलब एक्सप्रेस बार होने के बावजूद भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा. और 4 कंडीशन मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ. एक कंडीशन मैंने आपको बताई दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल की. अगर आप ये देखेंगे तो समझ में ही आता है कि भाई अगर लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का विधि में कोई मान्यता ही नहीं है. वॉइड एब इनिशियो है. तो अब वॉइड एब इनिशियो है तो उस पर्टिकुलर केस में उसके बावजूद भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा. दूसरी कंडीशन, वेयर ट्रिब्यूनल हैज़ वायलेटेड एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ statute. Tribunal has violated express provision of statute. ठीक है. तीसरी कंडीशन, has violated provisions of natural justice पर मैंने एक अभी लीगल मैक्सिम का एक वीडियो अपलोड किया है. अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा. दूसरी मैक्सिम ही बताई थी, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, राइट टू फेयर हियरिंग. अगर कोई ट्रिब्यूनल ऑडियो अल्ट्रम पार्टम के सिद्धांत का यूज़ नहीं करती है, मतलब फेयर हियरिंग नहीं देती है, नेचुरल जस्टिस वायलेट होता है, तो सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा. और फोर्थ कंडीशन है, द स्टैचू डज नॉट प्रोवाइड adequate remedy
स्टैचू डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रेमेडी। तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं। पहली कंडीशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? लॉ, मतलब स्टैचू इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक्सप्रेस प्रोविजंस जो हैं वो ट्रिब्यूनल ने जो है वो क्या किया है, ट्रिब्यूनल ने एक्सप्रेस प्रोविजन का वायलेशन किया है, या फिर ट्रिब्यूनल ने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, या फिर एडिक्वेट रेमेडी, मतलब जो स्टैचू बनाया है वो एडिक्वेट रेमेडी ही नहीं देता। तो इन 4 कंडीशंस के अंदर जो है, डेस्पाइट दैट फैक्ट कि एक्सप्रेस बार लगा हुआ है, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट डेस्पाइट द एक्सप्रेस बार ऑन द सिविल कोर्ट ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट एज पर द जजमेंट delivered in Dhulabai versus State of MP 1968 Supreme Court, the civil court does possesses the jurisdiction. The civil court does possesses the jurisdiction. Right? तो ये बात हमारी हुई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेक्शन 9 जो है दोस्तों, सेक्शन 9 CPC वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। सेक्शन 9 CPC कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, देखिए 3 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, पिकुनरली ज्यूरिसडिक्शन, पिकुनरली ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। 3 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन पहला, दूसरा पिकुनरली ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, पहले ये थोड़ा समझ लें। अब सब्जेक्ट मैटर जो है वो रिलेट्स करता है किससे? नेचर ऑफ सूट से, नेचर ऑफ सूट से रिलेट करता है। मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट से रिलेट करता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, कि सूट का क्या सब्जेक्ट मैटर है। इट कैन बी रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर अपन ने पढ़ा था शुरुआत की क्लासेस में, भूल तो नहीं गए? सब्जेक्ट मैटर हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, और हो सकता है कि पर्सनल राइट्स कुछ इन्वॉल्व हों, ये भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। तो देयर में बी पर्टिकुलर केसेस, देयर में बी पर्टिकुलर कोर्ट विच हैज़ बीन गिवन एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। मतलब एक प्रकार के सब्जेक्ट मैटर जो हैं वो इसी कोर्ट के अंदर चलेंगे। मतलब एक प्रकार के नेचर ऑफ सूट जो है वो एक प्रकार के कोर्ट में चलेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ केसेस बोल सकते हो, नेचर ऑफ केसेस बोल सकते हो। तो इस कोर्ट को क्या है? एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दिया है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दिया है कि भाई इस नेचर के जो केसेस हैं, नेचर ऑफ केसेस जो हैं वो इस कोर्ट के अंदर ही चलेंगे। इसी टाइप के इस सब्जेक्ट मैटर के जो केसेस हैं वो इसी कोर्ट में चलेंगे। तो उसको बोलते हैं अपन सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरे कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो इसको बोलते हैं इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये हिट करती है रूट के ऊपर हिट कर जाएगी। और अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और उसके बाद भी कोर्ट ने अगर डिक्री पास कर दी, मतलब लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन था, और लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बाद भी कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, तो वो डिक्री जो होगी वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। नल एंड वॉइड डिक्री होगी, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी माफ़ी नहीं है।
if the court does not possess the subject matter jurisdiction, that is said to be inherent lack of jurisdiction. Inherent lack of jurisdiction है. And if that court which does not possesses the subject matter jurisdiction and the decree is passed, that will be decree क्या होगी, void ab initio होगी. और decree को हम बोलेंगे decree is per se void. डिक्री इज पर से वॉइड, मतलब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के अंदर माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है, याद रखा जाए. मतलब अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसके बावजूद भी कोर्ट ने सुनवाई कर दी, हियरिंग कर दी, डिक्री पास हो गई, तो वो डिक्री वॉइड एब इनिशियो है. डिक्री को आप रेटिफाई नहीं कर सकते, याद रखा जाए. बट इसका उल्टा ये माना जाएगा कि अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की लैक है या पिकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं है और उस केस में अगर डिक्री पास होती है तो वो डिक्री जो है वो वॉइड नहीं मानी जाएगी. मतलब अगर हम इसकी बात करें, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर डिक्री पास हो जाती, मान लो ऐसा कोई कोर्ट है जिसके पास पिकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है और डिक्री पास हो गई, तो वो डिक्री पर से वॉइड नहीं मानी जाती. वो डिक्री पर से वॉइड नहीं मानी जाती. आपको उसमें एग्जामिन करना होगा कि ड्यू टू लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या ड्यू टू लैक ऑफ पिकुनरली जुरिस्डिक्शन कहीं इनजस्टिस तो नहीं हुआ. और अगर इनजस्टिस हुआ है, प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है इनजस्टिस हुआ है, तब जाके जो है वो डिक्री वॉइड होगी. अदरवाइज वो डिक्री एक परफेक्ट डिक्री मानी जाएगी. मतलब पिकुनरली जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रूट पर हिट नहीं करते हैं. मतलब पिकुनरली जुरिस्डिक्शन अगर नहीं होगा किसी कोर्ट के पास या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होगा किसी कोर्ट के पास और अगर वो डिक्री पास करते हैं तो वो डिक्री पर से वॉइड नहीं होगी. मतलब पिकुनरली जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है. सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अगर कोर्ट के पास नहीं है तो इट इज़ डीम्ड टू बी द इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन. याद रखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये. So whenever a court does not have the jurisdiction upon a particular subject matter, it is said to be the situation of inherent lack of jurisdiction. And if decree is passed in that particular suit, तो डिक्री क्या होगी दोस्तों, पर से वॉइड होगी. द डिक्री इज पर से वॉइड. बट अगर पिकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, देन इट विल नॉट बी द इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. अभी हमें ये जानना है कि ये तीन टाइप के जुरिस्डिक्शन होते क्या हैं. सब्जेक्ट मैटर तो हम समझ गए कि ये एक टाइप है, ये नेचर की बात करता है कि सब सब्जेक्ट मैटर मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, वो इसी कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी. सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक कर दिया. पिकुनरली क्या है, पिकुनरली का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी कि सूट की क्या वैल्यू है, उस पर अभी अपन बात करेंगे. टेरिटोरियल से क्या है, प्लेस की बात हो रही है. ये तीन चीज़ों की बात हो रही है. तो अगर हम कंपेयर करें सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन से टेरिटोरियल या पिकुनरली जुरिस्डिक्शन को, तो पिकुनरली जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, पिकुनरली और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, ये बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. भाई अब फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट है, अब मान लीजिए कि 30,000 कोर्ट है. अब 30,000 कोर्ट को पूरे दिल्ली का तो आप जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकते ना. एक स्पेसिफिक टेरिटरी आपको फिक्स करनी पड़ेगी, टेरिटरी फिक्स करनी पड़ेगी, प्लेस फिक्स करना पड़ेगा, बाउंड्री फिक्स करना पड़ेगा कि सब इस पर्टिकुलर टेरिटरी का जो केस है वो इस कोर्ट में जाएगा, इस टेरिटरी का केस जो है वो इस कोर्ट में जाएगा. तो आपको टेरिटरी फिक्स करनी पड़ेगी. पिकुनरली के अंदर आपको फिक्स करना पड़ेगा मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो क्या है. आप बोलोगे यार ये पैसे की बात कहाँ से आ गई है, मतलब ये कोर्ट के अंदर केस फाइल करें तो केस जो रहता है उसके भी क्या पैसे होते हैं, उसका वैल्यूएशन होता है. जी हाँ, बिल्कुल वैल्यूएशन होता है. तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को कंपेयर करोगे अगर आप किससे, अगर इसको आप कंपेयर करोगे पिकुनरली जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से, तो पिकुनरली जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होते हैं. मतलब देयर विल नॉट बी एनी इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन.
अगर वॉयलेशन होगा, मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, देखिए पहली बात तो वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, बट अगर वॉयलेशन होता है, मान लीजिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पिकुनरली जुरिस्डिक्शन का वॉयलेशन होता है, तो इट विल नॉट बी इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, डिक्री पर से वॉइड नहीं होगी। एग्जामिन करना पड़ेगा फेलुअर ऑफ जस्टिस, कि फेलुअर ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ पार्टी को, फेलुअर ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ। सेक्शन 21 सीपीसी अभी डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करता है फेलुअर ऑफ जस्टिस। और अगर सेक्शन 21 के हिसाब से प्लेंटिफ ने ये बता दिया कि हाँ उसे फेलुअर ऑफ जस्टिस हुआ था, तब डिक्री जो है वॉइड होगी। बट सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर देखें, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तो जो डिक्री है वो सब पर से वॉइड होगी, क्योंकि इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात होती है। ठीक है सब, चलिए अपना बेयर एक्ट एक बार ओपन करें। अब बेयर एक्ट आपने ओपन किया है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं सेक्शन 3 के ऊपर। पहले सेक्शन 3 के ऊपर, यहाँ प्रीलिम्स में एक सवाल बनता है सेक्शन 3 पर, बता देता हूँ अभी आपको, आपने सॉल्व भी किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो याद रखना क्या सवाल बनता है, ये भी बता देता हूँ। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, ये पासिंग रेफरेंस में मैं आपको ये सेक्शंस बता रहा हूँ। मेन कंटेंशन हमारा अभी भी जुरिस्डिक्शन चल रहा है, क्योंकि अब पिकुनरली जुरिस्डिक्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, कोड मीन्स सीपीसी, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड every civil court of the grade inferior to that of district court, and every court of small causes is subordinate to the high court and district court। मतलब हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट में क्या होंगे, सिविल कोर्ट्स रहेंगी विच आर इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिविल जजेस सीनियर डिवीजन, और सिविल जजेस जूनियर डिवीजन, या किसी स्टेट में सिविल जजेस सेकंड क्लास, सिविल जजेस फर्स्ट क्लास, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट में ये पीटी में एग्जांपल आता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट और ऐसा कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, मतलब एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ द ग्रेड इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन्फीरियर कौन से होंगे, एडीजे होंगे, सिविल जजेस होंगे, तो वो किसके इन्फीरियर होंगे, वो हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के इन्फीरियर होंगे। ये पीटी में सवाल बनता है सेक्शन 3 से, याद रखिएगा। चलिए पिकुनरली जुरिस्डिक्शन पर आते हैं, सेक्शन 6, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। Save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or the value of subject matter of which exceeds the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction. Save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over the suits the amount or the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction। मतलब जो pecuniary limit सेट की गई है, उस pecuniary limit से ज़्यादा का jurisdiction किसी कोर्ट को नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि अगर आपकी लिमिट सेट कर दी गई है 0 से 5 लाख रुपए तक के केसेस के, तो आपका जुरिस्डिक्शन यही रहेगा, इसके ऊपर का जुरिस्डिक्शन आपके पास नहीं होगा। तो पिकुनरली जुरिस्डिक्शन सेक्शन 6 से आता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पिकुनरली जुरिस्डिक्शन के बारे में पिकुनरली जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने देख लिया, अब अपन बात करेंगे किसके, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन के बारे में। देखिए पिकुनरली जुरिस्डिक्शन क्या होता है। पहली बात तो पिकुनरली जुरिस्डिक्शन जानने से पहले आपको एक बार मैं क्लासेस बता देता हूँ, क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट।
क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स मान लीजिए, या पूरी आप हायरार्की एक बार समझ लीजिए। आप सभी जानते होंगे, बट क्योंकि पिकुलरली जुरिसडिक्शन हमें जानना ज़रूरी है। अब जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम वैल्यू भी जानेंगे, तो उसके लिए एक बार हायरार्की पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर आते हैं आपके सिविल जज सीनियर डिवीज़न। जब सबसे पहले आपकी नौकरी लगती है, जिस दिन आप जज बन जाएंगे और आपकी जब सबसे पहले नौकरी लगेगी, तो आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न कहलाएंगे, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपने सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम दिया है तो। मतलब सिविल जज जेडी या सिविल जज आप क्लास 2 बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। उसके बाद आप बनेंगे सिविल जज सीनियर डिवीज़न, राइट। सिविल जज सीनियर डिवीज़न के बाद जो है आप बनेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे बनेंगे आप। और एडीजे बनने के बाद आप बनेंगे डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, या कुछ स्टेट्स के अंदर उसे पीडीजे भी बोला जाता है। पीडीजे मीन्स प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद जब अगर आपकी सर्विस बचती है तो आप बनेंगे हाई कोर्ट जज, और हाई कोर्ट जज बनने के बाद आप बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। अब क्योंकि आप सर्विस के अंदर अगर हैं तो नो डाउट अगर आपका 22-23 साल में सिलेक्शन हो भी जाता है, तब भी मैक्सिमम आपकी जो लिमिट रहती है वो हाई कोर्ट तक जाने की रहेगी। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से ऑनरेबल लॉर्डशिप हैं जो कि सिविल जज के तौर पर सर्विस के अंदर आए और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे? एक ही जज हैं जो मेरे नॉलेज में है। अगर आपके नॉलेज में एक से ज़्यादा हैं तो वो बताइए, और अगर आप जानते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे कौन से जज हैं जो कि सर्विस जज थे, मतलब जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चालू करते हुए ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट गए। तो अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन रहेंगे तो लगभग 5 ईयर्स की जब आपकी जजशिप हो जाएगी, 5 ईयर्स की जजशिप। अब मैं आपको पिकुलरली जुरिसडिक्शन से हटा के एक पासिंग रेफरेंस में भी कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ये आपके नॉलेज के लिए आवश्यक है और आपका इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। 5 साल की जब आपकी सर्विस हो जाएगी सिविल जज जूनियर डिवीजन पर रहते हुए, उसके बाद आप प्रमोट होंगे लगभग 5 साल, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स है इस वक्त पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉज भी अभी नए आए हैं, उसमें रूल्स बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, मतलब हाई कोर्ट्स को बोला है, बट अभी तक रूल्स बने नहीं हैं। तो अभी अपन वही मान रहे हैं जो कि मतलब जो अभी इस वक्त पे रूल प्रेवलेंट है, वही अपन उस चीज़ को मानते हैं। मान लीजिए कि आप सिविल जज जूनियर डिवीजन है और 5 साल तक आप सिविल जज जूनियर डिवीजन रहेंगे, तो उसके बाद आप बनेंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन। इसके बाद 5 साल बाद, लगभग मिनिमम 5 साल बाद, आपको एक एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, प्लस एग्ज़ाम, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। ये आप जब देंगे तब आप बनेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद आप बनेंगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। और उसके बाद अगर आपकी सर्विस की लेंथ इतनी रहती है, मतलब आपके पास 5-6 साल हैं कुछ, या 2 साल भी हैं, तब आप बनेंगे हाई कोर्ट जज साहब। और हाई कोर्ट जज बनने के बाद अब उसके बाद डिपेंड करता है, लगभग 10 से ऊपर, मतलब आप ये समझिए 10 से 15 साल अगर आप हाई कोर्ट जज रहेंगे, उसके बाद आप चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगे। तो ये हायरार्की अपनी है कोर्ट्स की, ठीक है, सिविल कोर्ट की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्या आप जानते हैं जब भी कोर्ट्स का नाम की बात आती है, नेम ऑफ द कोर्ट, जब भी कोर्ट का नाम आता है तो हमेशा सिविल डेजिग्नेशन से कोर्ट का नाम जाना जाता है। मान लीजिए कि आप ये मैं दिल्ली की बात नहीं बता रहा हूँ, दिल्ली में तो क्रिमिनल साइड अलग है और सिविल साइड अलग है। मतलब सिविल कोर्ट्स जो हैं वो सिविल मैटर्स देखते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, मतलब स्पेसिफिकली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं, वो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं। बट स्टेट्स के अंदर जो हैं, स्टेट्स के अंदर मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उनके अंदर क्या है, एक ही जज होंगे। मतलब जो एक जज होंगे वो सिविल मैटर्स भी डिस्कस करेंगे, सिविल भी देखेंगे, और साथ में क्रिमिनल भी जो है वो डिस्कस करेंगे, मतलब क्रिमिनल पर भी अपने फैसले देंगे। तो मिक्स कोर्ट रहता है उनका, मिक्स कोर्ट रहता है। अब जब भी मिक्स कोर्ट की बात अगर मैं करूं, मतलब मैं ऐसे कोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो कि मिक्स कोर्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो कोर्ट का नाम होगा, वो कोर्ट का नाम जो होगा वो सिविल, जो सिविल उनकी डेजिग्नेशन होगी, उससे कोर्ट का नाम जाना जाएगा। मतलब हो सकता है वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न हो तो फर्स्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न, उसके बाद सेकंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और थर्ड
सिविल जज, सीनियर डिवीजन, कुछ इस तरीके से कोर्ट्स के नाम होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है हायरार्की इस तरीके से होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। मैं अभी बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कुछ इस तरीके की हायरार्की होती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वापस आता हूँ पिकुनरली जुरिस्डिक्शन के ऊपर। देखिए पिकुनरली जुरिस्डिक्शन पहली बात तो है क्या, और पिकुनरली जुरिस्डिक्शन क्यों बनाया गया है और कैसे उसको हम पता करते हैं। देखिए हर एक सूट जो होता है, जो एक सिविल सूट रहता है, हर एक सिविल सूट की एक वैल्यू रहती है, पिकुनरली वैल्यू, पिकुनरली वैल्यू रहती है। ठीक है। अब पिकुनरली वैल्यू क्या होती है? पिकुनरली वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी होती है। देखिए आप जानते हैं कि फ्री के अंदर तो आप केस लड़ नहीं सकते, आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी, आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, आपको अपने सूट का वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए पासिंग रेफरेंस में, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पिकुनरली जुरिस्डिक्शन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है आपका सब्जेक्ट मैटर पर्सनल राइट्स से रिलेटेड हो सकता है आपका सब्जेक्ट मैटर किसी और ईजमेंट्री राइट से रिलेटेड हो, ईजमेंट्री राइट्स से रिलेटेड हो, कोई भी आपका राइट से आप रिलेटेड हो। उसके लिए आपको अपने सूट का क्या करना पड़ता है? वैल्यूएशन करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है सूट का, सूट का एक वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब ये वैल्यूएशन कैसे होता है? ये वैल्यूएशन होता है सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से, सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से हर एक सूट का एक वैल्यूएशन करना पड़ता है। और जो वो वैल्यूएशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी जो होता है वो वैल्यूएशन होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएशन होता है। ये हम सूट वैल्यूएशन एक्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट फीस की बात नहीं कर रहे। कोर्ट फीस जो देना है उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट लगता है। अभी मैं वैल्यूएशन बात करता हूं बिकॉज आई एम मोर कंसर्न विद द पेकुनरली जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। अब जो हमारा देखिए जो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि अगर आपको जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं हुआ तो आप बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं समझ पाएंगे, चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, मतलब जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 ग्राउंड्स रहते हैं कि सूट अंडर वैल्यू है या आपने कोर्ट फीस प्रॉपर पे नहीं करी, इसके बेसिस पर प्लेंट रिजेक्ट होती है। तो अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और यहाँ पर आप थोड़ा सा थामिएगा। हो सकता है आपको लगे कि यार लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, बट ये आपके ही बेनिफिट के लिए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सीखिए। अब सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से आपका सूट है उसका वैल्यूएशन हुआ, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से एक मनी निकल कर आया कि सब फॉर एग्जांपल मेरे ए सूट का जो टोटल वैल्यूएशन है वो 5,000 रुपये है। ठीक है, इतना निकल कर आया। और हो सकता है एक बी सूट का जो वैल्यूएशन है वो लगभग मान लीजिए कि आप पकड़ लीजिए 1.5 लाख रुपीज़ है, और एक सी सूट का वैल्यूएशन है वो लगभग 1,20,00,000 है। इस तरीके का वैल्यूएशन 3 निकल कर आया। अब देखिए मान लीजिए कि आप एक जज हैं या आप लिटिगांट हैं। देखिए पेकुनरली जुरिस्डिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा है। कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिटिगेशन इस वजह से भी आती है कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि कौन से कोर्ट के अंदर केस चलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? फॉर एग्ज़ाम्पल अपन एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, लखनऊ ले लीजिए। लखनऊ, मैं लखनऊ का नहीं हूँ तो मुझे लखनऊ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। चलिए लखनऊ नहीं, मैं दिल्ली करता हूँ, मैं दिल्ली आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगा। तो दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप इसके लिए मुझे कोट मत करिए। अब दिल्ली के अंदर फॉर एग्जांपल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट का 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेते हैं अपन, मुझे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं मालूम, मैं तो आपको एक फॉर एग्जांपल एक रफ डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है आपका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। एक मान लीजिए आपका साउथ डिस्ट्रिक्ट है,
ठीक है, एक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है और एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 9 ज़िले हैं, 9 फॉर एग्जांपल कोर्ट्स हैं। अब मैं एक लिटिगेंट हूँ ए, मुझे यही नहीं मालूम कि मुझे कौन से कोर्ट में जाना है। पहली बात तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इससे टेरिटरी क्या है, भाई मुझे कौन से एरिया में जाना है। जहाँ एरिया की बात आएगी वहाँ पर आ जाएगा टेरिटोरी। टेरिटोरी स्पेलिंग TRRO, सॉरी स्पेलिंग मैं भूल गया, तो आप अंदाजे से समझ लीजिए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, वहाँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात आएगी। बट फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए 50 कोर्ट्स हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कोर्ट कौन सी है? भाई मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरी कोर्ट कौन सी है। अब क्या रहता है, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ये वाले जो मैंने आपको बताया था, सॉरी मिट गया मेरे हिसाब से, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन मेमो बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेमो बनाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का ये डिस्ट्रीब्यूशन मेमो रहता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेरिटरी भी फिक्स होती है और पिकुनरली लिमिट्स भी फिक्स होती है। ये पिकुनरली लिमिट कौन फिक्स करता है, आपका ये प्रश्न आ सकता है, वो भी अपन बात करेंगे। ठीक, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन मेमो हुआ, उसमें टेरिटरी भी है, पिकुनरली लिमिट भी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन मेमो सर्कुलेट होता है, बार के पास जाता है, हर एक कोर्ट के पास जाता है, और ये पेस्टेड भी रहता है नोटिस बोर्ड पर, रहेगा। और अब नोटिस बोर्ड का चलन ख़त्म हो चुका है, तो वेबसाइट पे भी ये अपलोडेड रहता है। आप देख सकते हैं किसी भी इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप वेबसाइट पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन मेमो देख सकते हैं। ठीक है साहब, तो उसके हिसाब से जो है कोर्ट्स के अंदर सूट फाइल होते हैं। तो अब देखिए, हमने सूट का वैल्यूएशन किया किसके हिसाब से? सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से कर दिया। बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन से जज साहब की, कौन से कोर्ट की कितनी पिकुनरली वैल्यू है? मुझे कैसे पता चलेगा? भाई मैं तो एक लिटिगेंट हूँ, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तो ये आपको पता चलेगा हर एक स्टेट के सिविल कोर्ट एक्ट हैं, सिविल कोर्ट एक्ट हैं, और सिविल कोर्ट एक्ट के अंदर पिकुनरली वैल्यू डिफाइंड है। पिकुनरली वैल्यू जो है वो डिफाइंड है हर एक स्टेट के। अब मैं फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, तो मध्य प्रदेश का सिविल कोर्ट एक्ट है, और वो क्या बोलता है कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न अगर है, तो फॉर एग्जांपल ये मैं जस्ट आपको पासिंग रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आप किसी दूसरे स्टेट से अगर हैं तो दूसरे स्टेट का भी सिविल कोर्ट एक्ट ले सकते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीज़न 0 to 5 लाख रुपीज़ के जितने भी केसेस होंगे, मतलब जिनकी जो वैल्यू है वो 0 to 5 लाख्स है, उनका हियरिंग करेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो हैं वो 5 लाख्स 1 रुपीज़ से 1 करोड़ तक के केसेस का सुनवाई करेंगे। और जो एडीजे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जजेस, इसमें पीडीजे भी हैं, उनका जुरिस्डिक्शन है 1 करोड़ अपवर्ड, और ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू कहाँ से आती है? ये आती है सिविल कोर्ट एक्ट से। तो देखिए हमारे पास पूरी हायरार्की आ गई। अब उस हायरार्की के हिसाब से हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो एक्ट ने, कौन सा एक्ट ने? सिविल कोर्ट्स एक्ट। सिविल कोर्ट एक्ट हर एक स्टेट के होंगे। सिविल कोर्ट एक्ट ने कोर्ट्स की या जजेस की पिकुनरली लिमिट बता दी, पिकुनरली लिमिट डिफाइंड कर दी। ठीक है, ये क्लियर है आप इसके? पिकुनरली लिमिट क्या करी? डिफाइंड कर दी। ये पहला चीज़ हुआ। आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लगभग सिविल कोर्ट एक्ट में बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं रहते, 40-50 सेक्शन रहते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बिहार के होंगे तो बिहार का सिविल कोर्ट एक्ट, राजस्थान का सिविल कोर्ट एक्ट, दिल्ली का सिविल कोर्ट एक्ट, आप वो देख लीजिएगा। तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज इसके ऊपर लेना है तो होता क्या है, जितने भी स्टूडेंट
क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था तो मैं एडिटिंग में इसको ठीक करूँगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। देखिए, पहला हमने पॉइंट देखा कि एक्ट ने जो है वो कोर्ट्स और जजेस को डिफाइन कर दिया, मतलब जजेस को और कोर्ट की जो है पिक्यूनरली वैल्यू को जो है डिफाइन कर दिया। अब मैं जो आपको समस्या बता रहा था दोस्तों, समस्या ये होती है जब आप कोचिंग्स में जाते हैं और आप ऑनलाइन देखते हैं, तो आपको पिक्यूनरली वैल्यू तो बहुत लोग बता सकते हैं कि साहब पिक्यूनरली वैल्यू ऐसी है और आप याद कर लें, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यार हर स्टेट की पिक्यूनरली वैल्यू डिफाइन कर सकती है, मतलब बदल सकती है। हो सकता है दिल्ली के अंदर जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है दिल्ली का, हो सकता है 0 to 3 लाख रुपए हो सकता है 0 to 10 लाख रुपए हो सिविल जज जूनियर डिवीजन की, हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ और हो सकता है छत्तीसगढ़ में कुछ और हो, तमिलनाडु में कुछ और हो, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप सिविल कोर्ट एक्ट देखें। आप अगर जुडिशरी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और आप वैसे भी अगर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस कोर्ट के अंदर वकालत कर रहा हूं उसकी पिक्यूनरली लिमिट एक्चुअली सेट कहां से हुई, तब तो आपको माना जाएगा कि दैट यू आर वेल वर्स्ड एंड वेल लर्नड एडवोकेट। इसलिए जो है मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। तो सिविल कोर्ट एक्ट ने पिक्यूनरली वैल्यू डिफाइन कर दी। दूसरा, सूट्स वैल्यूएशन एक्ट ने, सूट वैल्यूएशन एक्ट ने क्या किया, केस की वैल्यूएशन बता दिया, केस का वैल्यूएशन बता दिया। अब उस वैल्यूएशन को देखकर और इस पिक्यूनरली वैल्यू को देखकर मेरी जो सूट है, जब मैं सूट फाइल करूंगा तो उसका वैल्यूएशन किस कोर्ट के अंदर फॉल हो रहा है मैं आसानी से देख लूंगा। ठीक, मैं आसानी से देख लूंगा। मान लीजिए कि मेरे सूट का वैल्यूएशन 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये हैं, और सिविल कोर्ट एक्ट ये बोल रहा है कि भाई 0 से 5 लाख रुपए तक के केसेस सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब के यहाँ चलना चाहिए। तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा अपनी प्लेंट लेके, सिविल जज जूनियर डिवीजन। यही तो है पिक्यूनरली वैल्यू। बट अब उसमें आपका एक सवाल ये भी आ सकता है कि यार ये भी तो संभव है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 10 सिविल जज जूनियर डिवीजन है, 10 सिविल जज जूनियर डिवीजन है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास मुझे मेरा केस लगाना है? तो वहाँ पर जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मेमो की बात करी थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेमो जो है रोल प्ले करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेमो के अंदर लिखा रहेगा कि साहब कौन से जज साहब के पास आपको जाना है। पहली बात तो टेरिटरी भी डिफाइंड होगी, टेरिटरी भी डिफाइंड है। अब टेरिटरी डिफाइंड होने के बाद जो है पिक्यूनरली वैल्यू भी डिफाइंड है। पिक्यूनरली वैल्यू मैं आपको बताऊं एक्चुअली डिफाइंड कैसे रहती है। मान लीजिए 0 to 5 लाख रुपए के आप सुन सकते हो, आप हो सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब आपको मालूम है कि यार एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 सिविल जज जूनियर डिवीजन है, तो बहुत बार फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस अपना डिस्ट्रीब्यूशन मेमो बनाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि सब 0 to 50,000 रुपये तक के जो सूट हैं वो एक्स नाम का जज लेगा। उसके बाद 50,000 रुपये से जो है 1 लाख रुपये तक के जो हैं वो वाई नाम का जज लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो इस तरीके से उसी 0 to 5 लाख रुपए की पिक्यूनरली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं अमंगस्ट दी जजेस, वो ये भी कर देते हैं। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेमो देखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि यार कितना हेडेक है, पिक्यूनरली वैल्यू पता करने के लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर हेडेक आ गया है कि साहब हमें तो समझ ही नहीं पड़ रहा कि हम सिविल कोर्ट एक्ट देखें, हम क्या क्या इसके अंदर देखें। बड़ा समस्या वाली बात है। बात बिल्कुल सही है कि आपको ऐसा लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा समस्या वाली स्थिति बनती है, बट जब आप वेल वर्स्ड हो जाएंगी कोर्ट की प्रोसीडिंग से तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से जो है वो समझ पाएंगे कि बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि कौन सी कोर्ट के अंदर मुझे जाना है। तो पिक्यूनरली वैल्यू आपकी क्लियर हुई कि पिक्यूनरली जुरिस्डिक्शन एक्चुअली आप कैसे देखेंगे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और मान लीजिए आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं, बोर्ड जो है वो आपसे एक सवाल पूछता है। बोर्ड, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर द श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। देखिएगा ज़रूर, आने वाले वक्त में आएगा।
बोर्ड जो बैठे हैं, मतलब जिन बोर्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके द्वारा एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन ये है कि मैं एक लिटिगेंट हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मुझे एक सूट फाइल करना है। अब जब मुझे सूट फाइल करना है, मैंने अपना केस बताया वकील को। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से कोर्ट में जाना है। मुझे एडीजे कोर्ट में जाना है, मुझे पीडीजे कोर्ट में जाना है, मुझे सिविल जज सीनियर डिवीज़न या सिविल जज जूनियर डिवीज़न के कोर्ट में जाना है। तो आपका जवाब क्या होगा? मतलब मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं ये जवाब दूंगा कि सर देखिए, एडवोकेट के पास उन्होंने अपने फैक्ट्स बताए, उन्होंने उनकी प्लेंट ड्राफ्ट करी, प्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद उन्होंने सूट वैल्यूएशन एक्ट खोला, उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जो उनका लिटिगेंट एक्स है वो क्या रिलीफ क्लेम करना चाहता है। उस रिलीफ के हिसाब से वो सूट वैल्यूएशन एक्ट देखेंगे, सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से वो अपने सूट का वैल्यूएशन करेंगे। अब जब वो वैल्यूएशन कर लेंगे तो उनके हिसाब से वैल्यूएशन मान लो 10,000 रुपये आता है। उस वैल्यूएशन के हिसाब से वो फिर ये देखेंगे कि सब सिविल जज जूनियर डिवीज़न या सीनियर डिवीज़न, तो वो खोलेंगे, सब सिविल कोर्ट एक्ट ओपन करेंगे, सिविल कोर्ट एक्ट में स्पेसिफिक सेक्शन पर जाएंगे और वहाँ पे पिकुनरली लिमिट चेक करेंगे। मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पिकुनरली लिमिट के अंडर ये आता है, तो वो बोलेंगे कि साहब मैं इस डिस्ट्रिक्ट में, सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट में ये केस चलेगा। अब फिर सवाल आएगा कि साहब कौन से सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट में ये केस चलेगा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन मेमो निकालूंगा जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बनाया हुआ है। वो डिस्ट्रीब्यूशन मेमो में मैं देखूंगा कि वो पर्टिकुलर लिमिट 10,000 रुपये तक की लिमिट किसके पास है, और मैं फिर अपना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी देखूंगा, क्योंकि सिर्फ पिकुनरली जुरिस्डिक्शन देखकर काम नहीं चलेगा। आपको सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन तीनों देखना पड़ेगा, तब आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करेंगे। मान लीजिए पिकुनरली जुरिस्डिक्शन तो है बट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते ना आपकी। फॉर एग्जांपल कि जो डिस्प्यूट हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है और आपका मन हुआ कि साहब मैं तो इंदौर में जाऊंगा और इंदौर में केस फाइल कर दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? आपका अगर दिल्ली में कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अगर दिल्ली में ही रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिल्ली का आएगा, ना कि इंदौर का जुरिस्डिक्शन आएगा। तो आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को भी सेटिस्फाई करना है, आपको पिकुनरली जुरिस्डिक्शन को भी सेटिस्फाई करना है, और उस कोर्ट का तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि कोर्ट का अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो डिक्री पर से वॉइड होगी। बट सेक्शन 21 के हिसाब से अगर टेरिटोरियल और पिकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर डिक्री पर से वॉइड नहीं होगी। रादर सेक्शन 21 के हिसाब से प्लेंटिफ को यह बताना पड़ेगा कि दैट द फेलियर ऑफ जस्टिस हैज टेकन प्लेस। मुझे लगता है पिकुनरली जुरिस्डिक्शन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पिकुनरली जुरिस्डिक्शन बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर करिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ, आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये पिकुनरली वैल्यू कहाँ तक पहुँची, वापस देखिएगा वीडियो अगर नहीं समझ में आया। और अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस डाउट को क्लियर करूँगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा 3 टाइप के जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अभी हमने बहुत डिटेल्ड में चालू नहीं किया है, उसका कारण ये है कि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन समझेंगे, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से ही सेक्शंस चालू हो जाएंगे। सेक्शन 15 से लेकर 25 के जो हमारा ब्लॉक होगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और सेक्शन 15 भी जो है वो पिकुनरली जुरिस्डिक्शन पे है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जुरिस्डिक्शन पे अभी 2 क्लासेस और रहेंगी, उसके बाद जुरिस्डिक्शन ख़त्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी अगली क्लास में, मतलब सीपीसी की ही अगली क्लास में मिलेंगे कल नेक्स्ट। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ज़रा सा भी मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप अपनी राय दें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और वैल्यू इसमें ऐड करनी चाहिए तो मैं और भी वैल्यू ऐड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम।